बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का जो पेपर हमने स्टार्ट किए थे, टोटल 10 सेट हैं पेपर के। ऑलरेडी चैनल पर मोस्टली पेपर्स अपडेटेड हैं, बट जिनका भी अभी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सभी पेपर्स को एज एन प्रॉपर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पर जो पेपर अपलोड नहीं है वो यहाँ पे आपको सॉल्व किए जा रहे हैं। मोस्टली पेपर्स अपडेट हैं एमपी ग्रुप 5 के। तो ये पेपर उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनका हिमाचल में एग्ज़ाम होने वाला है स्टाफ नर्स के लिए। हिमाचल का जो पेपर होता है एज़ कम्पेयर टू एमपी के थोड़ा सा इजी होता है। एमपी ग्रुप 5 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एमपी ग्रुप 5 का पेपर हर एक एग्ज़ाम से थोड़ा सा अलग आता है। जो भी लोग यदि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो आप लोग पेपर ज़रूर देखना, और जो भी लोग इन पेपर्स की एमपी ग्रुप 5 के 10 सेट हैं पेपर की PDF लेना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन पेपर्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल ग्रुप 5 के एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन एक पार्ट में पढ़े थे। सेकंड पार्ट है जो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट एक क्वेश्चन आपके लिए दिया था, इसका आंसर आपको यहाँ पे बताया जाएगा। क्वेश्चन था आपको RMNCH+A प्रोग्राम का हिस्सा कौन सा नहीं है? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्लस एडोलेसेंट। तो RMNCH का ये फुल फॉर्म हो गया। इसमें आपका मैटरनल हेल्थ आएगा, चाइल्ड हेल्थ आ जाएगा, फैमिली प्लानिंग आ जाएगा, लेकिन जीरियाट्रिक हेल्थ का मतलब होगा ओल्ड एज पर्सन की हेल्थ को लेके RMNCH+A प्रोग्राम में कोई भी पार्ट नहीं है। क्लियर? RMNCH+A प्रोग्राम जो आपको एडोलेसेंट वाला हिस्सा आता है CHO एग्जाम में कि 5 नंबर का एडोलेसेंट हेल्थ से आएगा, तो उसमें RMNCH+A प्रोग्राम भी आपका ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, कंगारू मदर केयर मेथड यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। KMC मेथड पूछी गई, स्किन टू स्किन मेथड जिसको हम कहेंगे। तो ये किस चीज़ के लिए यूजफुल है? जॉइंटिस के लिए, न्यूनेटल कन्वल्जन्स के लिए, डायरिया के लिए कि हाइपोथर्मिया के लिए? तो जो कंगारू मदर केयर है ये दी जाती है उन लो बर्थ वेट बेबीज़ को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। इसमें एटलीस्ट एक सेशन होता है जो 1 घंटे का होता है। फैमिली में कोई सा भी मेंबर कंगारू मदर केयर दे सकता है, बस उसको कोई भी ऐसी कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो। यदि हम कहें तो क्या हो, पर्सन हेल्दी हो तो माँ दे सकती है, फादर दे सकते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या फिर नानी दादी कोई भी दे सकता है, बट हेल्दी होना चाहिए। और एक सेशन एटलीस्ट 1 घंटे का होता है। KMC का यदि आपसे पूछते हैं तो KMC में क्या होगा, यदि इसके बेनिफिट्स की बात करें तो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के अलावा माँ बच्चे के बीच की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, माँ को भी वनम जो डिप्रेशन है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, उससे भी बचा सकते हैं कंगारू मदर केयर की हेल्प से। बट इसका एक ही मेन एम होता है, वो होता है बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द IPC सेक्शन सेज सुसाइडल इज पनिशेबल अंडर द लॉ। जो MP वाले व्यापम का पेपर दे रहे हैं वो IPC सेक्शन की जितनी भी धाराएं लगती हैं, चोरी में, दहेज प्रथा में, सुसाइड करने में, मर्डर करने में, वो बेसिक आपको पढ़ के जाना है, एग्ज़ाम में आपको आती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि IPC सेक्शन किस सेक्शन के तहत IPC के यदि सुसाइड करना है जो एक पनिशेबल एक्ट है, की हत्या करना भी एक पनिशेबल एक्ट में आएगा। IPC सेक्शन 308, IPC सेक्शन 310, IPC सेक्शन 307 या फिर IPC सेक्शन 309। तो सुसाइड करना भी एक क्राइम है और ये आएगा IPC सेक्शन 309 में। किसमें? IPC सेक्शन 309 में। अब यहाँ पे आपको IPC सेक्शन 308 क्या है? IPC सेक्शन 308 ये उन लोगों के लिए आएगा जो भी लोग अकॉर्डिंग टू सेक्शन 308 IPC के whoever does any act such intention or knowledge and any such circumstance that may cause death, या फिर हम ये कह सकते हैं मर्डर में। क्या है? मर्डर में जो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, होमिसाइड टाइप का रहेगा,
तो यहाँ पे 308 लगेगी। मुझे उतना आईपीसी सेक्शन के बारे में तो पता नहीं है, बट आप लोग को पढ़ के जाना है। आईपीसी सेक्शन 308 कहाँ लगेगा? मर्डर के केस में। और 307 लगेगा अटेम्प्ट टू मर्डर में, और 308 लगेगा मर्डर करने पर ही। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, डाउरी का जरूर आप पढ़ के जाना। जो लोग नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, आपको एग्जाम में आ सकता है दहेज प्रथा को लेकर आईपीसी सेक्शन कौन सा लगेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी का कौन सा कैरेक्टर नहीं है? जॉइंट फैमिली, सिंपल लाइफ, कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, या फिर सोशल डिस्टेंस। रूरल फैमिली, जो भी लोग गांव में रहते हैं वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? जॉइंट फैमिली होती है। मम्मी पापा दादा दादी बच्चे सब एक ही साथ रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली बहुत ही सिंपल लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन कम्युनिटी के की चमक धमक वाली ज़िंदगी। वो सब क्या है? सिंपल लाइफ रहेगी रूरल कम्युनिटी की। कम्युनिटी कॉन्शियसनेस रहेगा। इवन आप जो भी आप ब्लॉक लेवल पर रहते हैं या फिर रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ देखिए कि किसी एक को प्रॉब्लम होगी तो पूरा मोहल्ला पहुँच जाता है। बट जो अर्बन एरिया होते हैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। इवन आपके जो नेबर हैं उनको भी इवन उतना पता नहीं रहता कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। नेक्स्ट आता है सोशल डिस्टेंस। रूरल कम्युनिटी का जो फीचर नहीं है वो है सोशल डिस्टेंस। ये सोशल डिस्टेंस होता है अर्बन कम्युनिटी में, ना कि रूरल कम्युनिटी में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सोशल डिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्किंग आवर ऑफ नर्सिंग पर पेशेंट डे। तो यहाँ पे आपको वर्किंग आवर कैलकुलेट किया जाना है पर पेशेंट डे के हिसाब से। तो क्या होगा? NCHPPD, नर्सिंग आवर इन हॉस्पिटल डिवाइडेड बाय पेशेंट सेंसस, नर्सिंग आवर वर्कड इन अ मंथ डिवाइडेड बाय पेशेंट सेंसस, नर्सिंग आवर वर्कड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय पेशेंट सेंसस, या नर्सिंग आवर वर्कड इन 24 आवर डिवाइडेड बाय पेशेंट सेंसस। दैट मीन्स यहाँ पर आप जब ड्यूटी करने जाते हैं तो आपके जो वर्किंग आवर है वो कैसे काउंट किए जाते हैं एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला के। तो इस तरीके से होगा कि नर्सिंग आवर है जो 24 घंटे में पर पेशेंट की जो जितने पेशेंट हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तो 24 आवर में आपका काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नर्सिंग आवर वर्कड इन 24 आवर डिवाइडेड बाय पेशेंट सेंसस। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द कंडीशन वेयर इन द न्यूबॉर्न लिप हैंड एंड फीट आर ब्लूइश इन कलर। तो ऐसी कंडीशन बताइए जिसमें न्यूबॉर्न बेबी के लिप्स, हैंड और फीट कैसे हो जाए? ब्लूइश कलर के हो जाए। हर्क्विन साइन है क्या है? सेंट्रल साइनोसिस है, मिलिया है कि एक्रोसाइनोसिस है? तो यहाँ पर जो हर्कुलिन साइन है कब देखने को मिलेगा? इसमें एक तरीके की स्वेटिंग भी रहेगी। बेबी का कलर है जो हाफ बॉडी है जो इरिथमा टाइप की रेडनेस टाइप की दिखेगी और हाफ है जो पाइलर टाइप की दिखेगी। फिर है यहाँ पे कि न्यूबॉर्न के लिप्स, हाथ और फीट ब्लूइश टाइप के हो रहे हैं, तो ये कहलाएगा एक्रोसाइनोसिस। क्या है? एक्रोसाइनोसिस। मिलिया है जो स्पॉट होते हैं एट द बर्थ के टाइम पे रहते हैं, तो बेबीज़ में आपने देखे होंगे मिलिया स्पॉट रहेंगे, तो क्या बर्थ के टाइम पे रहेंगे। जो छोटे छोटे बहुत ही ब्लैक टाइप के जो वाइटिश ब्राउनिश टाइप के फेस पे देखने को मिलेंगे दाने दाने, वो मिलिया है। और ये स्पेसिफिक एरिया बताया कि लिप्स में, हैंड में, फीट में ब्लूइश कलर है, तो क्या है? एक्रोसाइनोसिस। नेक्स्ट वन इज एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हाउ विल यू प्रिवेंट ज़ीरोफ्थैल्मिया अमंग प्री स्कूलर्स। प्री स्कूलर्स की बात की जा रही है, दैट मीन्स 3 to 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे की बात की जा रही है। ज़ीरोफ्थैल्मिया जो स्कूल गोइंग और प्री स्कूलर बच्चे होते हैं उनमें ब्लाइंडनेस का मेन रीज़न होता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या है? ज़ीरोफ्थैल्मिया। आँखों में ड्राइनेस रहेगी, तो उस ज़ीरोफ्थैल्मिया को आप जो प्री स्कूल बच्चे हैं उनको कैसे प्रिवेंट करेंगे? विटामिन ए सप्लीमेंटेशन 1 लाख IU, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन 20,000 IU, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन 2 लाख IU, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन 10,000 IU। तो यहाँ पर आपको विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम को लेके क्वेश्चन है।
जीरोथेल्मिया को प्रिवेंट किया जाएगा विटामिन ए सप्लीमेंटेशन दे के। कैसे? 2 लाख यूनिट है जो दे के, कितनी? 2 लाख यूनिट दे के। जो बच्चे में कब तक दिया जाता है? जनरली 6 साल तक, लेकिन स्टार्ट कब किया जाता है? जब आप मीजल्स वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो ओरली है जो आपके बच्चे को विटामिन ए सॉल्यूशन है जो पिलाया जाएगा, तो वही विटामिन ए सप्लीमेंटेशन है। नेक्स्ट वन इज द नेम द मेजर आर्टरी ऑफ हेड एंड नेक। तो हेड एंड नेक की सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है? सुप्रारीनल, थायरो सर्वाइकल, एक्सटर्नल कैरोटिड या फिर कोलिक आर्टरी। तो सबसे बड़ी मेजर हेड एंड नेक की आर्टरी है वो है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी? कैरोटिड आर्टरी। इमरजेंसी में आप कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स नेक के यहाँ पे। ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले कौन सी पल्स चेक करेंगे आप? कैरोटिड, जो 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको चेक नहीं करना है। और मेजर आर्टरी है हेड और नेक की तो क्या? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिहेवियर चेंजेस एक्सेप्ट। सभी चीज़ें बिहेवियर को बदलने का काम करेंगी किसी एक को छोड़कर। द इंट्यूशन, द सिचुएशन, द न्यू प्रैक्टिसेस या फिर द इंडिविजुअल। तो हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग अलग पर्सन के प्रति अलग होता है। आप अपने दोस्त से अलग बिहेव करेंगे, मम्मी पापा से अलग करेंगे। न्यू प्रैक्टिसेस भी आपकी बिहेवियर को चेंज करेंगे। बेस्ड ऑन सिचुएशन भी आपका बिहेवियर बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के यहाँ गए, ज़रूरी नहीं है कि उसके यहाँ हर एक चीज़ अच्छी हो, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बेस्ड ऑन सिचुएशन आप अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेंगे। लेकिन इंट्यूशन आपके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता है। कुछ ऐसा जो आपको, या फिर हम ये कह सकते हैं पहले से आपको एक चीज़ का ऐसी फीलिंग कि आप बीमार होने वाले हैं, या फिर ऐसा आपको लगे कि आप कुछ भी चीज़ इस तरीके से कर सकते हैं, तो क्या इंट्यूशन है वो आपके बिहेवियर को चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज अ प्लान टू मेक एजुकेट फंड अवेलेबल एज नीडेड फॉर द फ्यूचर पर्पस इज कॉल्ड। तो ऐसा प्लान जिसमें आप यदि भविष्य में कुछ ज़रूरत पड़ती है तो कुछ फंड जमा करके रखेंगे, तो कौन सा प्लान कहलाएगा? परफॉर्मेंस बजट, मार्केटिंग बजट, कैश बजट या फिर रेवेन्यू बजट। तो ये कहलाएगा आपका कैश बजट। क्या है? कैश बजट। ऐसा फंड है जो आपके फ्यूचर पर्पस से आप जोड़ के रखते हैं, सभी पेरेंट्स रखते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के काम में आएगा भविष्य में जाके, तो वो सब क्या कहलाता है? वो कहलाता है कैश बजट। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द गोल्डन मिनट। तो गोल्डन मिनट कौन से हैं? 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड या फिर 50 सेकेंड। तो गोल्डन मिनट है जो यहाँ पे कौन से कहलाएंगे? तो गोल्डन मिनट कहलाते हैं 60 सेकेंड। कौन से? 60 सेकेंड। दैट मीन्स द गोल्डन मिनट इज द फर्स्ट 60 सेकेंड ऑफ अ न्यूबॉर्न लाइफ। इसमें आपके बेबी का जो, यहाँ पर गोल्डन मिनट का मतलब आपको ये समझना है कि है क्या? शुरू के 60 सेकेंड बच्चे को लेके यदि हम समझें, न्यूबॉर्न बेबी के जन्म लेने के बाद के 60 सेकेंड इंट्रा यूट्राइन लाइफ से वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आया है, तो क्या है उसके लिए? गोल्डन मिनट है। तो इसीलिए मिडवाइफ्स क्या करती हैं इसके लिए? गोल्डन मिनट असेसमेंट। क्या गोल्डन मिनट असेसमेंट क्या कहलाएगा आपका यहाँ पे? अपगार स्कोर जो तुरंत किया जाता है। दूसरा 5 मिनट बाद। तो यहाँ पे गोल्डन मिनट कौन सा हो गया? 60 सेकेंड। नेक्स्ट वन इज द इन एन ओवरहेड प्रोजेक्टर वर्क्स बाय। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर किस तरीके से काम करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, RGB कलर मेथड, सेमॉक कलर मेथड या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर जो ओवरहेड प्रोजेक्टर हैं, जो आप प्रोजेक्टर वगैरह लगाते हैं वाइट कलर के पर्दे पे लगाते हैं, तो वो किस बेस पे काम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। उसकी जो एक लैम्प भी आप यूज़ करते हैं उसके बेस पे वो काम करेंगे। यदि लैम्प खराब हो गया तो आपका प्रोजेक्टर किसी काम का नहीं। नेक्स्ट वन इज इन अ पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल विच इज़ द प्रिंसिपल हार्मोन यूज्ड इन हार्मोनल थेरेपी। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दैट मीन्स पीरियड्स आके स्टॉप हो गए हैं, उसमें कौन सा प्रिंसिपल हार्मोन आप रिप्लेस करेंगे हार्मोन थेरेपी के थ्रू? FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, और जब एस्ट्रोजन का लेवल घटता है तो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए जो हार्मोन रिप्लेस किया जाएगा वो होगा एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन।
एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में कौन सा हार्मोन का लेवल घटेगा? एस्ट्रोजन। और इसी एस्ट्रोजन लेवल के घटने के कारण क्या है, इसी एस्ट्रोजन लेवल के घटने के कारण क्या होगा, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ेंगे। और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए विटामिन डी के अलावा एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ क्लास टाइमिंग बिटवीन 5 मिनट टू 20 मिनट इज कंसिडर्ड एज। जब भी क्लास 5 मिनट से 20 मिनट की होती है तो ये क्या कहलाती है? शॉर्ट टीचिंग, ब्राइट टीचिंग, मैक्रो टीचिंग या फिर माइक्रो टीचिंग। तो ये कहलाएगी माइक्रो टीचिंग, क्योंकि 5 से 20 मिनट तक की क्लास किसमें कंसीडर की जाएगी? माइक्रो टीचिंग में। जब क्लास 45 मिनट और 1 घंटे से ज़्यादा की हो तब वो आपकी लेंथी क्लास कहलाएगी, मैक्रो टीचिंग कहलाएगी। बट शॉर्ट क्लास है तो ये कौन सी है? माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस डिजाइन टू प्रोटेक्ट द। तो जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है जिसमें ग्लव्स, गाउन, स्पेक्स और आपके जो भी ग्लव्स है, गाउन्स वगैरह सब आ जाएंगे, अप्रिन आएगा। तो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन है किसके लिए है? पेशेंट सैंपल के लिए, पेशेंट के लिए, पेशेंट रिलेटिव के लिए कि हेल्थ वर्कर के लिए? तो जो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन कौन अपनाएगा? ये अपनाएगा हेल्थ वर्कर, ताकि उसके अलावा आप किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के पास गए, दूसरे पेशेंट के पास गए, तो आपने जो पहले आप फर्स्ट पेशेंट से मिले हैं तो हो सकता है उसका इन्फेक्शन आपको तो हो ही हो, साथ में दूसरे पेशेंट को भी हो जाए। तो ये यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स के लिए, ताकि आप भी बचें और साथ ही साथ दूसरे पेशेंट को भी क्रॉस कंटामिनेशन इन्फेक्शन से बचा सकें। नेक्स्ट वन इज following a laryngectomy, the nurse noticed that the client has saliva collecting beneath the skin flaps. This finding is indicative of। तो जब लैरिंजेक्टोमी होती है पर्सन की, लैरिंग्स को रिमूव किया जाता है, तो यहाँ पर लैरिंजेक्टोमी के बाद क्या किया जाएगा कि पर्सन में आप एज अ नर्स नोटिस करते हैं जो सलाइवा है, लार है स्किन के नीचे, कहाँ पे? स्किन के नीचे कलेक्ट हो रही है। तो ये क्या है? स्किन नेक्रोसिस, स्टोमा नेक्रोसिस, कैरोटिड आर्टरी रप्चर, डेवलपमेंट ऑफ अ फिस्टुला। तो यहाँ पे जब सलाइवा इकट्ठी होना स्टार्ट होती है तो ये कहलाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ द फिस्टुला। दैट मीन्स फिस्टुला का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर लैरिंजेक्टोमी क्या है? लैरिंजेक्टोमी बॉयज पॉक्स। तो यहाँ पे इसकी यदि सर्जरी की जाती है तो जो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि सलाइवा का इकट्ठा होना, लार का इकट्ठा होना स्किन के नीचे, क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट ऑफ अ फिस्टुला। नेक्स्ट वन इज द विच इज़ द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ फैमिली। फैमिली का दूसरा फंक्शन क्या है? सोशलाइजेशन, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, प्रोविजन ऑफ होम एंड फूड या फिर इकोनॉमिकल फंक्शन। तो जो फैमिली के प्राइमरी फंक्शन है, सेकेंडरी फंक्शन है, तो उनमें से हर एक परिवार का जो दूसरा फंक्शन होता है वो होता है इकोनॉमी। क्या है? इकोनॉमी मतलब फाइनेंशियल हेल्प करना। तो दूसरे जो सेकेंडरी फंक्शन में क्या आएगा? इकोनॉमिकल फंक्शन। जो प्राइमरी होगा वो आपका रिप्रोडक्शन होगा, खाना पीना होगा, कैसे खाना पीना प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिकल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज द चेन ऑफ इन्फेक्शन रिक्वायर्स अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है सब चीज़ों से, दैट मीन्स क्या है? एक चेन है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। जैसे आपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे ही यहाँ पे क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है। हर एक इन्फेक्शन को फैलने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन की ज़रूरत होगी, तो सभी किसी एक को छोड़कर कंटामिनेटेड फूड से कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस ए हो सकता है, आपको मेनली आपको टाइफाइड हो सकता है। डाइटी हैंड में आपके बैक्टीरिया वायरस चिपकेंगे, वो आपका ट्रांसमिशन मोड हो गया। एयर के थ्रू भी फैलेंगे, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन होते हैं वो। स्नीजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं आएगा। स्नीजिंग, छींकना मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं आएगा। ये यहाँ पे हवा आएगी, क्योंकि हवा के थ्रू उड़ेंगे सब। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? स्नीजिंग, जो कि मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका ADL स्टैंड फॉर। तो ADL का फुल फॉर्म क्या है? अधेरिंग टू डेली लाइफ, एड्रेनालिन, एयरवे डिप्रेसिंग लंग्स या फिर एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। तो ADL का फुल फॉर्म होता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। क्या है? एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। नेक्स्ट इज द
टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। टर्सरी प्रिवेंशन की ज़रूरत है जो क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन इज नीडेड इन विच स्टेज ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज। किसी डिसीज की हिस्ट्री क्या है, नेचुरल है। टर्सरी प्रिवेंशन किस कैटेगरी में आएगा, पैथोजेनेसिस में, टर्मिनल, प्री पैथोजेनिस या फिर प्रोड्रमल। टर्मिनल प्रिवेंशन आएगा लास्ट में, जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए हों पर्सन को, इवन कैंसर के मरीज को आप ले लीजिए, या फिर आप बहुत ही ओल्ड एज पर्सन को ले लीजिए जिसकी इवन डेथ होने वाली है, तो किस में आएगा, टर्मिनल में। और हिस्ट्री क्या रही है, नेचुरल रही है, तो कौन सा आएगा, टर्मिनल। नेक्स्ट इज the term doctor shopping is a patient visiting many doctors for his illness, and he says that doctors are not diagnosing and treating properly about his condition. Now his condition is diagnosed as। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब है कि एक मरीज अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स के यहाँ जा रहा है और वो वापस आके कहता है कि मुझे कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर कोई भी डिसीज़ को डायग्नोस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है पर्सन, द डॉक्टर आर नॉट डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग प्रॉपरली अबाउट हिज इलनेस। तो पेशेंट हर एक अलग अलग तरीके की डॉक्टर के यहाँ पे जाता है, क्लिनिक पे जाता है। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब है क्लिनिक के यहाँ पे जाता है और डॉक्टर से जाके क्या कहता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाके कि वो डॉक्टर मुझे अच्छे से देख ही नहीं रहे हैं, मेरी कोई बीमारी ही नहीं पहचान पा रहे हैं। तो किस तरीके का डायग्नोसिस है, कन्वर्जन, सोमेटाइजेशन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस या फिर फॉल्स परसेप्शन। तो ये कहलाएगा आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस। दैट मीन्स पर्सन की रिजल्ट रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, बट पर्सन को अंदर से लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ऐसा नहीं कि आपको भी कभी कभी पढ़ते पढ़ते थकावट फील हो तो आपको लगे कि आप बीमार हैं, वो आपका मन का भ्रम है और ये आपके लिए हाइपोकॉन्ड्रियासिस नहीं है। एक तरीके की प्रॉब्लम है जिसमें पर्सन अलग अलग डॉक्टर्स के यहाँ जाएगा, या फिर डॉक्टर्स की जगह आप मान लीजिए कोई पर्सन अलग अलग टीचर्स के यहाँ जाके भी कंप्लेन कर सकता है कि टीचर मुझे अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, वहाँ की टीचर्स अच्छा पढ़ा रहे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी रीज़न। तो बट यहाँ पे डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर यहाँ पे क्लिनिक पे जाता है और वो कहेगा कि मुझे अच्छे से डायग्नोस करके ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो कौन सी प्रॉब्लम है, ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट वन इज द सॉलिड वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल इज क्लासिफाइड एज। तो सॉलिड वेस्ट है हॉस्पिटल का, किस कैटेगरी में आएगा, नॉन हैजार्डस, कंपोस्टेबल, कॉम्बस्टाइल या फिर हैजार्डस। सॉलिड वेस्ट है हॉस्पिटल का, ये आएगा हैजार्डस कैटेगरी में। किसमें, हैजार्डस कैटेगरी में। नेक्स्ट इज विच थेरेपी फोकस ऑन पेशेंट फॉर हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस मीनिंग ऑफ द एंजाइटी। तो कौन सी थेरेपी फोकस करेगी पेशेंट के बारे में कि जो अनकॉन्शियस माइंड में एक एंजाइटी, उसको डर है किसी एक चीज़ को, तो वो कैसे बाहर निकलेगा, मिलियोथेरेपी से, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से, इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी से कि ग्रुप साइकोथेरेपी से। तो यहाँ पे कहा है जो पेशेंट की हेल्प करेगी किसी भी एक एंजाइटी को लेके जो उसके अनकॉन्शियस माइंड में है, लेकिन उस चीज़ से कभी कभी डर जरूर जाता है, तो थेरेपी उसकी हेल्प करेगी, वो इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको प्रॉब्लम है किस चीज़ से, हर एक पर्सन को नहीं बता पाएगा, लेकिन उसके अंदर से उसको प्रॉब्लम परेशान करती है, तो इसके लिए कौन सी थेरेपी हेल्पफुल होगी, इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी। नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग डोमेन्स आर यूज्ड फॉर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट। तो सभी डोमेन्स हैं जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी एक को छोड़कर, अफेक्टिव डोमेन, एप्टीट्यूड डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या फिर साइकोमोटर डोमेन। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में यूज़ होने वाले डोमेन क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में यूज़ होने वाले डोमेन है जो सभी किसी एक को छोड़कर, आप लोग भी आंसर कीजिए। तो जो यहाँ पे नहीं होंगे वो होगा एप्टीट्यूड डोमेन। क्या है, एप्टीट्यूड डोमेन। दैट मीन्स जो भी डोमेन है वो किसको लेके, साइकोमोटर को लेके, कॉग्निटिव को लेके, अफेक्शन को लेके, बट आपके एप्टीट्यूड को लेके यहाँ पे एजुकेशनल ऑब्जेक्ट जो डोमेन्स हैं एजुकेशन में इसका जो रोल है जो नहीं होगा, बाकी सबका रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू डू टू प्रिपेयर अ प्रीमी ग्रेविडा फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो
ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यदि माँ क्या प्रीमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाली है, प्रीमी ग्रेविडा के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। एक्सप्लेन हर दैट ब्रेस्ट फीडिंग विल रिड्यूस लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी। टेल हर टू फीड द इन्फेंट अ डे आफ्टर द डिलीवरी। आस्क हर टू डू ब्रेस्ट मसाज बिफोर एंड आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग। टेल हर टू वॉश द निपल बिफोर एंड आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग। तो प्रीमी ग्रेविडा मदर है, मतलब फर्स्ट टाइम डिलीवरी होने वाली है। अब उस प्रीमी ग्रेविडा माँ को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप यदि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो होगा क्या। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आप जो प्रीमी ग्रेविडा मदर है उसके लिए क्या एक्सप्लेन करेंगे कि आप यदि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपको डिलीवरी के टाइम पर ब्लड लॉस है जो कम होगा, एक रियल बात है। और आप इस तरीके से उस पेशेंट को कन्विंस भी कर सकते हैं। बाकी वो अदर चीज़ों में तो भले आनाकानी करे बट इस केस में नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है कि एक्सप्लेन हर दैट ब्रेस्ट फीडिंग विल रिड्यूस लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज द नेम द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन यूज्ड फॉर सब्सटेंस विच गेट डैमेज्ड बाय द हीट प्रोसेस। तो कौन सी मेथड है स्टरलाइजेशन की जिसमें सब्सटेंस है जो हीट प्रोसेस के कारण डैमेज हो जाएगा। फिल्ट्रेशन, ओजोन रेडिएशन या फिर हीट। तो ये जो मेथड है वो कहलाएगी आपकी फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी। पैसों का कौन सा काम नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर मेजर ऑफ वैल्यू। पैसों को आप गिन सकते हैं, पैसों का क्या मूल्य है आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बिना पैसों के आजकल कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी चीज़ बदल भी सकते हैं पैसों के थ्रू। आप शॉप पे जाइए, कुछ भी पैसा देंगे तभी सामान मिलेगा, तो ये सब कर सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, जलाने का इसमें कोई रोल नहीं है पैसों का। तो यहाँ पे क्या है जो फंक्शन नहीं हो क्या है सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट सेक्शन है आपका नॉन नर्सिंग सेक्शन, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन जो आते थे एग्ज़ाम में। इस बार है जो यदि हम लास्ट टाइम के कंपेयर में बात करते हैं तो यहाँ पे सेपरेट नहीं दिया था, पूरा इकट्ठा दे दिया गया था कि आपको ये क्वेश्चन 100 है जिसमें बीच बीच में आपके नॉन नर्सिंग क्वेश्चन थे। बट पहले जो पेपर होते रहा है 2021 शुरू में, इवन 2022 के शुरुआत में भी हुआ, उसमें भी अलग अलग दिया है, लेकिन फिर जो एंड में हुआ था उसमें नहीं दिया गया इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो थोड़ा किस राज्य का नृत्य है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। हर एक पर्टिकुलर स्टेट का डांस जरूर पूछा जाता है, तो वो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन इज भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू हुआ था। 1979 में, 1975, 1973 या फिर 1977। तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में, 1973 में। नेक्स्ट वन इज अंडर द यूनियन बजट 2020-21 हाउ मच हाउस होल्ड टैप कनेक्शन आर प्रपोज्ड अंडर द यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई के तहत जो यूनियन बजट आया था 2020-21 का, कितना बजट रखा गया था वो था 2.86 करोड़। कितना? 2.86 करोड़। नेक्स्ट इज in the following question a sentence has been given in direct or indirect speech. Out of the 4 alternatives suggested, select the one which best express the same sentence in indirect or direct speech. यहाँ पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ज़रूरी नहीं यही आए, इसकी जगह कोई और आ सकता है। इसमें आपको इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच दी होगी, सही पॉइंट आपको पहचानना है। नताशा सेड टू क्लिंट वार्टून वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आएगा। ऑप्शन में नताशा आस्क्ड क्लिंट वार्टन वेयर आई एम द प्रीवियस नाइट। और यहाँ पे आपका जो मीनिंग निकल के आना चाहिए सेंटेंस का, वो एक सही मीनिंग आना चाहिए जो कि बेस्ट तरीके से इस कंडीशन को एक्सप्रेस कर सके। तो ये तो फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा है नताशा आस्क्ड क्लिंट वार्टन वेयर ही हैड सीन द प्रीवियस नाइट। तो यहाँ पर आपका आंसर यही ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है जो सेंटेंस है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को लेके, नताशा सेड टू क्लिंट वार्टन वेयर हैव यू बीन लास्ट नाइट। लेकिन यहाँ पे जो सही चीज़ आपको एक्सप्रेस की जा रही है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो वो होगी बी।
Natasha asked Clint Wharton where he had been the previous night. लास्ट नाइट की जगह आपका प्रीवियस नाइट आ गया और यहाँ पर आस्क्ड सेड की जगह क्या आ गया आपका आस्क्ड आ गया, कहाँ थे आप। तो ये चीज़ यहाँ पे सेंटेंस के थ्रू प्रॉपर क्लियर आपकी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज select the most appropriate word to fill in the blanks. The management gave us permission to blank with the new curriculum. तो यहाँ पर मैनेजर ने परमिशन दी है, क्या दी, गो फिक्स्ड, गो अबाउट, गो अराउंड, गो अहेड। तो यहाँ पे परमिशन दी गई है कि गो अहेड। द मैनेजमेंट गेव अस परमिशन टू गो अहेड विद द न्यू कैरिकुलम। नेक्स्ट वन इज एक क्वेश्चन आपके लिए तेरा, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ लेवल सेंटेंस। एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग पूरे सेंटेंस को जमाना है। ऑप्शन है यहाँ पे आपको, सिनाट्रा फाउंड सक्सेस एज अ सोलो आर्टिस्ट आफ्टर ही साइंड विद कोलंबिया रिकॉर्ड्स 1943 बिकमिंग द आइडल ऑफ द बॉबी सॉक्सर्स। दूसरा है फ्रैंक सितारा was an American singer and actor who is recently perceived as one of the greatest musical artists of the 20th century. फिर है, he is still considered one of the best selling music artists of all time, having sold an estimated 150 million record worldwide. Last है, Sinatra was greatly influenced by the intimate, easy listening vocal style of Bing Crosby and began his musical career in the swing era. अब यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन, 4 क्या पॉइंट हैं, इनमें से आपको सीक्वेंस वाइज इनको जमाना है कि एक लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा। मतलब यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि एक इसकी स्टोरी हो गई, एक आर्टिस्ट की स्टोरी है जो कि म्यूज़िक गाता भी है, म्यूजिकल आर्टिस्ट है। यहाँ पे आप उसके बारे में सही सेंटेंस, एक सीधी सी बात कहें कि एक पैराग्राफ को तोड़ के रखा गया है, उसको पूरा आपको जोड़ के एक पैराग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो होगा, फर्स्ट होगा आपका बी। क्या होगा, बी। दैट मीन्स फ्रैंक सितारा वॉज एन अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर हु इज जनरली परसीव्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिकल आर्टिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। फिर आएगा डी, क्या है डी, पहले सितारा क्या थी, सिनाट्रा एक सिंगर थी 20th सेंचुरी में, ग्रेटेस्ट म्यूजिकल आर्टिस्ट के लिए भी वो सीख रही थी और उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई, क्या वो इन्फ्लुएंस हुई, वोकल स्टाइल सुनी उसने और अपने कैरियर, जो उसका फ्यूचर है, म्यूज़िकल करियर है, उसको और आगे लेके गई। फिर उसके लिए सक्सेस कब मिली, जब उसने कोलंबिया रिकॉर्ड्स को ज्वाइन किया। फिर अभी भी उसको बेस्ट सेलिंग म्यूज़िक आर्टिस्ट ऑल टाइम का है जो कंसिडर किया जा रहा है, जिसके 150 मिलियन रिकॉर्ड हो गए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका आंसर जो बन के आएगा, यदि आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कि आपको पूरा पैराग्राफ तोड़ मड़ोड़ के रखा जाएगा और आपको उसके लिए जोड़ के प्रेजेंट करना है। तो आंसर होगा आपका बी डी ए सी। नेक्स्ट इज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। मैनी टाइप ऑफ ब्यूटीफुल टॉयज वर बीइंग सोल्ड बाय देम एट द मार्केट। अब यहाँ पे आप इस सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव वॉइस में ले जाइए। पैसिव में दिया है कि मैनी टाइप्स ऑफ ब्यूटीफुल टॉयज वर बीइंग सोल्ड बाय देम एट द मार्केट। अब यहाँ पे इसका आंसर आपका आएगा, दे वर सेलिंग मैनी टाइप ऑफ ब्यूटीफुल टॉयज एट द मार्केट। क्या है, आपकी एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स देयर एन अ वैलेंस सेल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की सेल है जो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 4। नेक्स्ट इज, निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। तो निबल है जो कितने बिट्स के इक्वल होगी, तो एक निबल है जो, क्या है, निबल, एक निबल है जो कितने बिट्स के इक्वल होगी, तो होगी 4। कितने, 4 के। नेक्स्ट वन इज, व्हाट विल हैपन इफ एक्सेस ऑफ CuSO4 इज एडेड इन बायोरेट टेस्ट। तो कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट को यदि आप जो बायोरेट टेस्ट है, क्या है, कॉपर सल्फेट को बायोरेट टेस्ट में मिला देते हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन विल बी ऑफ रेड कलर इंस्टेड ऑफ वायलेट कलर, सॉल्यूशन विल बी वायलेट कलर इंस्टेड ऑफ ब्लू कलर,
सॉल्यूशन विल बी ब्लू कलर इंस्टेड ऑफ वायलेट कलर, या फिर सॉल्यूशन विल बी ऑफ ग्रीन कलर इंस्टेड ऑफ वायलेट। कॉपर सल्फेट को जब आप बायो टेस्ट में मिलाएंगे, कलर है जो ब्लू की जगह वायलेट कलर का हो जाएगा। कैसा? वायलेट कलर का आपका कलर है जो हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज प्रोजेक्ट कवच इज रिलेटेड। कवच, कवच का मतलब होता है प्रोटेक्शन। यहाँ पे आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। कवच जो प्रोजेक्ट है किसके लिए लाया गया था? मलेरिया को, टीबी को, एड्स के लिए, या फिर कोविड-19 के लिए। तो जो कवच प्रोजेक्ट है ये लाया गया था एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स के लिए। नेक्स्ट वन इज in the question below are given two statements followed by three conclusion 1 2 3. You have to take the given statement to be true even if they are seen to be variance from commonly known facts. Read all the conclusion and then decide which of the given conclusion logically follows from the given sentence disreading commonly known fact. अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट हैं और 3 कंक्लूजन है। तो सही तरीके से पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही कंक्लूजन को प्रेजेंट करता है। नो पॉट्स इज जग, ऑल पॉट्स आर ट्यूब्स। कंक्लूजन है सम ट्यूब्स आर जग, सम जग्स आर ट्यूब्स, नो जग्स इज ट्यूब। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन आपको कहे जा रहे हैं कि कॉमनली नॉन फैक्ट्स नहीं है, तो वो होगा आइदर सेकेंड और थर्ड फॉलोज। क्या है यहाँ पे आपको क्या कहना है कि जो कंक्लूजन सेकेंड है, सम जग्स आर ट्यूब, मतलब कुछ जग ट्यूब हो सकते हैं, लेकिन नो जग इज ट्यूब। क्लियर? यहाँ पे जो आंसर आपको बताया है वो क्या है? ना तो सेकेंड है और थर्ड इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन नंबर्ड 1 and 2। तो यहाँ पर वही सेम है कि जो सही तरीके से कंक्लूजन सही स्टेटमेंट बता रहा है। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, पहले 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन थे, अब 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट है आपका ऑल कैंस आर फैंस, नो फैंस इज अ ट्रिक, ऑल पिक्स आर कैंस। कंक्लूजन है सम ट्रिक्स आर कैंस, नो पिक इज अ ट्रिक। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर निकल के आता है वो है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, नो पिक इज अ ट्रिक। क्या है? नो पिक इज अ ट्रिक। नेक्स्ट है यहाँ पर मिसिंग नंबर पहचानिए। तो वो था फाइंड द मिसिंग नंबर। में कोई भी सीरीज आ सकती है, तो इस सीरीज़ को आपके लिए जो पेपर में थी वही है, लेकिन आप इस सीरीज़ की जगह और सीरीज़ भी सॉल्व करके देखिए। और यहाँ पे सीरीज़ में आपका आंसर निकल के आया था 170 170। अब इसकी जगह 75 की जगह कोई और नंबर हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सीरीज़ कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे एक शब्द अलग पहचानना था। ईसोफेगस, नेजल बोन, क्रेनियम, ये सब क्या ह्यूमन बॉडी के पार्ट हो गए। क्विल क्या है? एक क्विल जो कि एक तरीके की वर्ड है, तो यहाँ पे क्या है? अल्टरनेटिव्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन निकालना था आपको कि ABC आर पेंटर्स हैं बिजनेस में। ए ने इन्वेस्ट किए 10,000 एक साल में, बी ने 8,000 9 महीने में और सी ने 6,000 6 महीने में। तो यदि इफ दे टुगेदर गेन ₹2019 फाइंड द शेयर ऑफ बी। यदि सबने एक साथ भी गेन किया पैसा, तो यहाँ पर बी के लिए कितना शेयर रहेगा? 2090 यदि तीनों ने मिलके गेन किए हैं, बी का शेयर कितना होगा? 660। कितना? 660। नेक्स्ट आपको द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 40, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 35, द एक्सक्लूडेड नंबर इज। 7 नंबर क्या है? 40 है। अब यहाँ पर एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो एवरेज 35 आ गई। अब जो एक्सक्लूड किया नंबर जोड़ा तो वो नया नंबर कौन सा है? तो वो है 70। नेक्स्ट वन इज यहाँ पर एक और है कि आपको यहाँ पे निकालना है कि ABC कॉन्ट्रैक्ट है, 550 का कॉन्ट्रैक्ट है उनका। ए और बी ने 7/11 के हिसाब से वर्क किया है, तो सी को कितना मिलेगा? तो सी को मिलेगा 200 रुपीज़। नेक्स्ट था आपको एक बस को लेके कि डिस्टेंस निकालना है आपको। बस कितने टाइम में, कितने घंटे में कहाँ पहुँचेगी? 12 मिनट में। तो यहाँ पे आप इनके जो इस तरीके के क्वेश्चन हैं
आपको इनका ओनली पैटर्न फॉलो करना है। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आते हैं, मोस्टली नहीं आते हैं, स्पेशली किसके, जो आपका, मैं पूरे पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो यहाँ पे आपका रीजनिंग वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पैटर्न बस फॉलो करना है, बाकी क्वेश्चन बदल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? प्रकाशिका, चुनिंदा, लिखाई या फिर निकट। जो उपसर्ग जोड़ा गया है वो है निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, दिए गए प्रश्न शब्द तक्षक के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई विकल्प गलत है। और यहाँ पे कहा है कि आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का सही अर्थ नहीं है चयन करना है। तक्षक के मीनिंग दिए हैं, विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार या फिर तालाब। तक्षक का मतलब होता है बनाने वाला, तो यहाँ पे विश्वकर्मा, बढ़ई, सूत्रधार, लेकिन तालाब इसका जो रिलेट करता हुआ शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन हिंदी का, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द का चयन कीजिए जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों। मुहावरे आपने पढ़े होंगे, इसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों तो उसको क्या कहेंगे हम, होगा आप्तकाम। क्या होगा? आप्तकाम। ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरीके के भी आपको आ सकते हैं, जो भी लोकोक्तियाँ या फिर कहावतें हैं वो हो गई। नेक्स्ट है, एक वचन बहुवचन का सही शब्द सुगम नहीं है। नारी, नारी वृंद, अध्यापक, अध्यापिका, लता, लताएं, सुधी, सुधीजन। एक वचन बहुवचन का तो अध्यापक, अध्यापिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? उल्टा। नैसर्गिक का विलोम है कृत्रिम। क्या है? कृत्रिम। नैसर्गिक का मतलब होगा नेचुरल और कृत्रिम का मतलब होगा मैनमेड। तो ये था आपका पेपर MP ग्रुप 5 का। ऐसे 10 पेपर हैं जो हम आपके लिए एक एक क्लास के थ्रू और जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, और आपका पेपर कैसा आएगा वो भी। तो ये क्वेश्चन ओनली MP वालों के लिए बस नहीं, जो भी लोग स्टाफ नर्स का पेपर दे रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल है। प्लीज़ सभी पेपर्स पूरे आप लोग ज़रूर सॉल्व किया कीजिए, और जो भी लोग ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उन पेपर्स को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।